हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का युक्ति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 70 बीपीएससी मेंस में करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है वो क्या है, उससे संबंधित रणनीति क्या होनी चाहिए, हम कम समय में कैसे अपने अंतिम परिणाम तक पहुंच सके, उसके लिए तैयारी किस स्तर पर होनी चाहिए, किस पॉइंट पर हम सबसे महत्वपूर्ण फोकस करें, इन सभी मुद्दों पर आज विस्तृत चर्चा होगी। उससे पहले हम एक महाभारत सीरियल आता है, उसमें एक डायलॉग है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण डायलॉग, बहुत ही वायरल हुआ था वो। जैसे, मेरे बच्चों, तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। सीधा सा अर्थ है कि जब आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, किसी खास दिन बैठ के एग्ज़ाम दीजिएगा अपने एग्ज़ाम सेंटर हॉल में, उससे पहले सारी तैयारी आपकी होनी चाहिए। सीधा और सिंपल सा तरीका है कि जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठिएगा एग्ज़ाम हॉल में, उस समय आपके पेन नहीं रुकनी चाहिए। तो ये जितनी देर आपकी पेन रुकेगी लिखने 3 घंटे में, उतना ही परसेंटेज आप मान के चलिए आप उस रेस से बाहर है। इस भागम मार काट वाली जो तैयारियां हो रही हैं और जो 2000 से अधिक सीटों में दावे किए जा रहे हैं बच्चों का, उससे तो हम उसी में करेंट सबसे क्यों महत्वपूर्ण है, हम इस पर चर्चा करेंगे। और यह दिन पर दिन किस तरीके से अपने नेचर को बदल रहा है बीपीएससी में, खासकर बीपीएससी में, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो 70 बीपीएससी में इसकी रूपरेखा क्या होगी, इस पर हम विस्तृत रूप से एक संक्षिप्त टिप्पणी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले डिस्कशन हम किन किन टॉपिक पर करने वाले, एक शॉर्ट इंट्रो जान लीजिए आप लोग। पहला है कि बीपीएससी मेंस में करंट अफेयर्स और आईआर क्यों महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक के तहत महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। दूसरे टॉपिक में आएंगे निर्धारित समय में प्रश्नों को लिखना कैसे है। सबसे बड़ा समस्या तो यही, सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने यही होता है कि जिस प्रकार से सिलेबस बदला गया है और प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है, उसमें बच्चे प्रश्न लिखे कैसे। जितना समय दिया जाए उतना ही कम लगता है, और उन समय जो अवधि है, समय अवधि में हम एक बेहतर अवधि में हम बेहतर प्रश्न कैसे लिखें, यह सबसे बड़ी समस्या। तो इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे आज। कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं प्रश्न के तौर पर, उस पर भी एक छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आप एक माइंड सेट क्लियर कर ले। इन सभी टॉपिक अगर आपके आसपास घट रहा, वो पेपर में हो या आपके मटेरियल में हो, आपके माइक्रो नोट्स में हो या अन्य सोर्स जो आप उपयोग कर रहे हैं, अगर उससे संबंधित टॉपिक हो तो आप उसे अच्छे से तैयारी करें। 69 में बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों से एक संक्षिप्त आकलन करेंगे कि दशा और दिशा कैसे बीपीएससी अपने करंट और आईआर के पार्ट में चेंज किया है। क्लियर है? और कम समय में तैयारी हम कैसे करें, जो हम इसको और भी बेहतर रूप से, जैसे आपका पीटी का रिजल्ट आएगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा और मेंस मिड अप्रैल में आप लोगों को डिसाइड किया गया है। तो मान लीजिए समय अवधि में आपको 10-15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए, वो अलग मैटर है, पर अप्रैल मान के चलिए कि मिड 15 के बाद से चीज़ें आपको तैयार कर लेनी, सारी चीज़ें। तो इस कम समय में हम ऐसा क्या पढ़े जिससे हम पूरे 1 साल के तथ्य को संग्रहित कर ले अपने अध्ययन में और अपने आंसर राइटिंग में उसका बेहतर प्रदर्शन कर सके। सबसे बड़ी समस्या, मुख्य समस्या, ये जो 5 समस्याएं ना बच्चों के सामने अक्सर होती है, वो अगर बीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है उसके पास भी ये समस्या होगी, और जो 2 बार दे रहा है सेकेंड अटेम्प्ट उनके पास भी ये समस्या होती है, और जो 2-3 बार से अधिक बार भी दे रहे हैं उनके पास भी यही समस्या हो, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे, इसी कारण वो 3, 4 और 5 में गए हैं। तो ये मान के चलिए जो 2 फेज के बच्चे हैं वो अगर इसे ही क्रैक कर ले तो आपको इस दौर या दलदल में आप नहीं जाना चाहेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में ही चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। तो उसमें जो करंट का पार्ट है कैसे महत्वपूर्ण है उसको हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, G20 शिखर सम्मेलन, क्योंकि इससे प्रश्न आपको 68 में भी पूछा गया और 69 में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे यहाँ से एक टॉपिक के माध्यम से कि आप टॉपिक को कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, जो प्रश्न में जो कंटेंट है वो आपको दिखने को मिले।
अर्थात ऐसा नहीं है कि G20 शिखर सम्मेलन के सभी डायलेमा को आप पढ़ के एग्जाम में जाए और प्रश्न कहीं खास पूछ रहा है, खास टॉपिक से, ताकि आप एग्जाम के दौरान वो लिख ही नहीं पाए उस टॉपिक उस संदर्भ में। इस खास संदर्भ को हम जानने का प्रयास करेंगे। किसी टॉपिक, जो टॉपिक आपके एक साल, एक ईयर का टॉपिक जो आपके आसपास होगा, उसमें कौन कौन से डायग्राम आपके होने चाहिए, डायलेमा आपके कवर होने चाहिए। क्लियर है? तो इस पर हम एक चर्चा कर लेंगे ताकि आप उसका संक्षिप्त विश्लेषण देख लें और उसके बाद आगे हम लोग तैयारी करेंगे। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर युक्ति है इसको कीजिए। युक्ति है इस नया प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत चीज़ें अवेलेबल करा रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन हो टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराए थे, तो टेलीग्राम चैनल युक्ति है सर्च कीजिएगा। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स, सब जगह उपलब्ध होता है। यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर कटिंग के लिए। पेपर कटिंग डेली अपलोड किया जाता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हो वहाँ से हमें ज्वाइनस कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले समझिए कि बीपीएससी मेंस में करंट और आईआर क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि यह अभ्यर्थियों की सामयिक मुद्दों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में उनकी समझ को परखता है। सिंपल सा सीधा सरल अर्थ समझिएगा। आपकी परख की जाती है। किस प्रकार की परख? कि आप एक्टिव मोड में हैं या नहीं। बच्चे, मैं बार बार अपने डीएनए में ये शब्द यूज करता हूँ, इसी के कारण यूज करता हूं कि आप अगर करंट में एक्टिव मोड में काम नहीं कीजिएगा तो किसी खास मैगजीन को पढ़कर आप ये तय नहीं कर पाइएगा कि आपके जो प्रश्न का जो लिखने का स्वरूप है वो व्यापक है या आप इनोवेटिव आइडिया दे पा रहे हैं। यह कहाँ से डेवलप होता है? डेली आप करंट अफेयर्स के पेपर्स को, मैगजीन को, समसामयिक मुद्दों को, राष्ट्रीय मुद्दों को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को देखते हैं, उस पर नज़र गड़ाए रखते हैं। तो एक्टिव रूप से काम कर रहे या नहीं कर रहे, यह बीपीएससी इसके माध्यम से ही चेक करती है। और यह एक सफल जो प्रशासक होता है उसकी पहली पहचान होती है, वो अपने आसपास के घटनाओं में एक्टिव नज़र रखे। क्लियर है? तो इसके लिए दूसरे संदर्भ में समझिएगा करंट अफेयर्स का महत्व क्यों है बीपीएससी में। तो समसामयिक ज्ञान के तौर पर हम जब जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर्स की बात करते हैं, कई प्रश्न आते हैं, आप लोग जानते होंगे, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों से जुड़े होते हैं। आर्थिक और सामाजिक मुद्दे के प्रश्न कहाँ से आएंगे? बजट से आएगा, योजना से आएगा, नीतियों से आएगा, अर्थव्यवस्था से, पर्यावरण से, प्रौद्योगिकी से के क्षेत्र में नवीनतम विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया जाता है। सीधा सा अर्थ है, यह केवल जीएस के वन पेपर है उससे जुड़ा हुआ मामला नहीं है, यह जीएस पेपर 2 से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो बहुत से लोग बच्चों क्या करते तैयारी, केवल जीएस 1 करेंट को समझते हैं, जीएस 1 में जो सेकेंड सेक्शन है उससे हमको कवर करना है। यह बिल्कुल गलत धारणा है, या इस प्रकार से जो तैयारियां कर रहे हैं वो गलत धारणा के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो आप जब तक इकोनॉमी में, पर्यावरण में, प्रौद्योगिकी में, साइंस टेक में करंट को नहीं जोड़िएगा, उसके संदर्भ से नहीं समझिएगा, आपके अधिकतम अंक प्राप्त नहीं होंगे। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है कि सरकारी योजनाएं और नीतियों से संबंधित केंद्र और राज्य की अपनी योजनाएं होती हैं, उनके प्रभाव के विश्लेषण अक्सर प्रश्न में देखने को मिलता है। इस विश्लेषण के तौर पर कहने का अर्थ है योजना का गरीबों पर क्या प्रभाव डालेगा, प्रशासन पर क्या प्रभाव डालेगा, सामाजिक उत्थान में कैसे वो काम करेगा। इस सारे मुद्दों से संबंधित आपके प्रश्न में आपको झलक के तौर पर पूछा जा सकता है, आपके आइडियाज को पूछा जा सकता है। इस संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। क्लियर है? इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक है समाज और संस्कृति से जुड़े मुद्दे, जैसे बिहार से संबंधित सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विकास से जुड़े हुए करंट अफेयर्स का हिस्सा का पार्ट माना जाता है। जैसे समाज और संस्कृति, बिहार की समाज और संस्कृति से कोई भी अपडेट होगा, उसमें कोई बदलाव आएगा करंट में, अर्थात एक दो साल के अंदर कुछ भी ऐसी घटनाक्रम घटेगी जिससे बिहार के समाज और संस्कृति को प्रभावित करता है, उससे संबंधित प्रश्न दिखेगा आपको एग्जाम में। अगर ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में हैं तो ध्यान रखिएगा, आप एक्टिव स्टूडेंट हैं। जहाँ जहाँ ये दिखेगा आपको आपके नोट्स में तैयार होने चाहिए, ताकि एग्जाम में आप बैठे, मेंस के एग्जाम में 3 घंटे में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके आइए। ठीक है ना? जितनी कम गलतियाँ होंगी सबसे अधिकतम चांस होगा सफलता का, ये मान के चलिए आप लोग। इसलिए गलतियां सबसे कम करनी है, अपने सक्सेस रेट को अधिक बढ़ाना है। अब है कि दूसरे टॉपिक में हम इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर का महत्व क्यों देते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, जो भारत की विदेश नीति, कूटनीति, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की भूमिका आधारित सवाल आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बिहार के दृष्टिकोण से अगर बात करें, वैश्विक मुद्दों पर राज्य और देश में क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपके विचार जानने के लिए प्रश्न दिए जाते हैं। तो इसे समझने का बिहार एस्पेक्ट से हमें प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे G20 शिखर सम्मेलन में अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन की हम बात कर ले 68 69 के ही, तो G20 शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर का था, मुद्दा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा था, पर इसके कुछ बिहार के एस्पेक्ट भी जुड़े हुए थे। आपको यहाँ पर सम्मेलन किया गया था, शेरपा सम्मेलन, तो यहाँ से बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो इससे भी प्रश्न आपके बनाए जा सकते हैं। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न नहीं आए, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इस प्रकार के टॉपिक तैयार करके रखने हैं। एग्जाम हॉल में जब पूछेगा तभी आप तैयार कीजिएगा, सिंपल सा अर्थ समझना है। तो आपको जब भी रणभूमि में जाना है, उससे पहले मनोभूमि में आपके सारे हथियार तैयार होने चाहिए। मैं युद्ध में जाऊंगा तो इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो इसको किस तरीके से हमें हैंडल करना है, क्लियर है। तो सारे आंकड़े इकट्ठे गोटियां आप सेट करके रखिए, तभी आप बेहतर तरीके से यह जो शिक्षा का युद्ध भूमि है, जो नौकरी पाने की जो युद्ध भूमि है, और बेहतर प्रशासन में जाकर काम करने का जो सेवा भाव आप लोग लेकर चलते हैं, उसको प्राप्त कर सके। नहीं तो केवल हवाबाजियाँ हो जाएंगी। मेंस की तैयारी कीजिएगा, मेंस के कंटेंट पढ़ते रह जाइएगा, उम्र बीत जाएगा, मेंस का कंटेंट खत्म नहीं होगा। पीडीएफ आप कलेक्ट करते रह जाइएगा, पता चला आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने आए थे, आप पीडीएफ कलेक्टर बनकर रह गए। और यह बहुत ही गुरेज के साथ मैं बोलता हूँ, रीजन उसके पीछे ना, जब तक आपको यह चीज़ें एहसास नहीं होगी मैं किस श्रेणी में हो, तो आपको यह पता ही नहीं चलेगा मेरा एग्ज़ाम किस तरीके से सिलेक्शन के राह पर होगा। आप केवल पीडीएफ कलेक्टर ही ना बनकर रह जाए, इससे दूर करने का प्रयास करूंगा कुछ चीज़ों को समझाकर, क्लियर है। इसके अतिरिक्त बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, जैसे G20 की अध्यक्षता में भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से संबंधित व्यापार समझौते, वैश्विक संकट जैसे कोविड-19 आया था उस दौर में हम बात करें, वैश्विक संकट इसी तरीके से मान लीजिए आपको अभी इकोनॉमी में आपको वैश्विक संकट आ गया, आपातकाल की स्थिति हो गई सारे देश में, कोई ऐसा युद्ध हो गया, तो वैश्विक संकट से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे याद रखना आप लोग, इस प्रकार के टॉपिक दिखेंगे तो आपको प्रश्न बनाए जाएंगे आईआर के पार्ट से। पड़ोसी देशों के साथ संबंध, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अन्य देशों के साथ कूटनीतिक, व्यापारिक और सुरक्षा संबंधों से फोकस करके प्रश्न बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर हम बात करें कि राष्ट्रीय हित में जो प्रश्न होंगे, राष्ट्रीय हितों के प्रश्न होंगे, प्लस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परस्पर हित होंगे, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जिस एंगल से आपके बिहार के एस्पेक्ट होंगे जुड़े हुए उनसे, अर्थात कुछ पक्ष उसका होगा, वहाँ से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। किसी भी टॉपिक का ये 3 मूला भाव है। भारत की संप्रभुता से प्रश्न होगा, वहाँ से प्रश्न बनाया जाएगा। संप्रभुता से संबंधित कुछ प्रश्न टॉपिक ऐसा दिख जाएगा, आपको वहाँ से बनाया जा सकता है क्वेश्चन, क्लियर हो गया। इसके अतिरिक्त जब हम बात करते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से भी एक चीज़ देख लीजिए कि आप में करंट अफेयर्स आईआर का क्यों प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले ये देखिएगा विश्लेषणात्मक क्षमता है कि नहीं। मैं बार बार आप लोग को गूगल मीट में या तो क्लास डीएनए के क्लास के दौरान या तो ऑन भी क्लासों में यही बात बोलता हूँ, अपने विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाइए। और आने वाले एग्ज़ाम पैटर्न में अगर 70 की बात कर ले, 71 की बात कर ले, इसका परसेंटेज उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा, क्लियर है। तो इसके मान के चलिए विश्लेषण करने का एनालिटिकल थ्योरी जो एबिलिटी है आप लोगों में होनी चाहिए कि किसी भी टॉपिक में करंट अफेयर्स हो या आईआर हो से जुड़े प्रश्न जो होंगे उसको तर्क और विश्लेषण के साथ अच्छा संतुलन आप बैठा पाएं और बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर करके आप निर्धारित समय में इस कॉपी में अपने पेज में आप इनपुट दे पाए। इस इतने लिखने हुए जगह में आप इनपुट दे पाए, किसी डायग्राम, पैराग्राफ, पैराचार्ट, पाई चार्ट, डायग्राम और इस प्रकार के जो इंफोग्राफिक होते हैं उसको यूज कर पाए। इसलिए इस विश्लेषणात्मक क्षमता आप में होनी चाहिए। बहुआयामी उत्तर लेखन कला होनी चाहिए। किसी पर टॉपिक को बहुआयामी तरीके से, केवल घटनाओं का उल्लेख नहीं करना है,
बल्कि उनमें कारण, प्रभाव, समाधान की चर्चा करनी होती है। तो इस संदर्भ में आपके सारे कंटेंट के जो भी टॉपिक उसके कंटेंट आपके पास उपलब्ध हो, उसको उस तरीके से मॉडिफाई करके एग्जाम के दौरान जिस प्रकार का प्रश्न पूछे, जिस दिशा में प्रश्न पूछा जाए, उसी रूप से दशा उसका देना है। तो यहाँ पर आपको बहुआयामी उत्तर लेखन क्षमता को डेवलप करना होगा। वहीं निबंध और जीएस के पेपर में अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स, देखिए आईआर ज्ञान का उपयोग निबंध लेखन में भी आप कर सकते हैं। समान अध्ययन जीएस के 2 और जो यहाँ 3, सॉरी यहाँ पर ऐसे की बात यहाँ पर ले लीजिएगा, ऐसे में आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से जीएस 1 और जीएस 2 के पेपर में आप समान अध्ययन को बेहतर तरीके से आप करंट अफेयर्स के तौर पर देख सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। इन सारे तथ्यों को लेकर आप तैयारी में बैठिए तो एग्जाम देखिए आपका बेहतर होगा। अब देखिए कुछ चीज़ों को बेहतर तरीके से समझिएगा। अगर इस स्लाइड को समझ लिए तो आपका आसान हो जाएगा एग्ज़ाम क्रैक करना। अगर नहीं समझ पाइएगा तो इस दलदल में फंस जाइएगा। बीपीएससी या सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है, सीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, उसका दलदल जो है फंसा रह जाइएगा। तो इस स्लाइड को समझिएगा अच्छे से। देखिए कि निर्धारित समय में प्रश्नों को लिखना होता है। 3 आवर मेंस के लिए समय दिए जाते हैं। तो मान के चलिए आपका जो कॉपी उसमें साइन होता है, बहुत से फॉर्मेलिटी निभाई जाती है, तो 5 से 10 मिनट आपका समय वो लैप्स हो जाता है। प्रश्न की संख्या आपको पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सारे चीज़ एनालिटिकल करते हैं, तो 5 से 10 मिनट आपका वहाँ चला जाता है। कुल मिलाकर आपका 15 से 20 मिनट अगर हम औसत लेकर चले आपके पास लैप्स हो जाते हैं। तो कुल कितना घंटा बचता है? 2 घंटा मात्र आपको, 2 घंटा 45 मिनट बचेगा अप्रोक्स, मान ले तो इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, इसमें प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को लिखना बहुत ही टफ वर्क होता। वो वही लिख पाएगा जो किसी भी टॉपिक पर विश्लेषणात्मक तरीके से पहले अध्ययन अभ्यास कर रखा होगा। किसी टॉपिक पर कितना शब्द सीमा प्रयोग करना है, शब्द सीमा कितना प्रयोग करना है, इसकी कला वो सीख रखा हो। शॉर्ट क्वेश्चन 8 अंक वाले क्वेश्चन को कैसे वो लिखे, 7 वाला कैसे लिखे, 38 वाला कैसे लिखे, इसकी पहले से वो कम से कम 20 बार 30 बार प्रैक्टिस कर रखा हो, तभी यह संभव है। अब उससे ही बात नहीं बनेगी, उससे ही केवल बात नहीं बन जाएगी कि आप प्रैक्टिस कर रखे हैं। प्रैक्टिस कर रखे तो निर्धारित समय में क्या सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रखे हैं, यह समझना होगा। किस प्रश्न में हमें कितना डिटेल उत्तर देना है, किस में इन्फोग्राफ अच्छे से यूज़ करना है, किस में पाई चार्ट डायग्राम यूज़ करना है, किस में शब्द यूज़ करना है, ताकि हम समय बचा पाए, कि यह समझना होगा। कुल आपको जो क्वेश्चन आपको आएंगे, क्लियर है। यहाँ पर समझिएगा कि आप जीएस पेपर 1 देते हैं, उसका सेक्शन 1 होता है, उसके प्रश्न आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के दिखेंगे, क्लियर है। 300 प्रश्नों का जो होता है, उसमें जीएस का पार्ट जो होगा आपको समझने का होगा कि यहाँ पर समझिएगा कि एक जो क्वेश्चन, उसमें 5 आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखने, जिसमें 8 अंक का 3 होगा और 7 अंक का 2 होगा, क्लियर है। 38 नंबर का हो गया। उसी तरीके से दूसरे नंबर, तीसरे नंबर का जो प्रश्न होगा, आपको 1 और बी अथवा के तौर पर देखने को मिलता है। यहाँ पर समझिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ लिखना, एक क्वेश्चन यहाँ लिखना है, तो अर्थात 3 क्वेश्चन आपको हो गए। फिर वैसे ही 4 नंबर प्रश्न पर आते हैं, जिसमें हम लोग सेक्शन 2 कहते हैं, जिससे आईआर का टॉपिक होता है, करंट आईआर का। उसमें आपको 5 शॉर्ट लिखने हैं, जिसमें अंक संख्या आपको देख रहे हैं इतना है। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे, अथवा ए और बी करके जो दिया रहता है, उसमें एक एक क्वेश्चन कोई भी सेलेक्ट करके आपको लिखना है। 4 में से 2 लिखना है यहाँ पर। अर्थात आपको कितने क्वेश्चन हो गए? 3 इधर 3 इधर। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ लिखने हैं, 6 क्वेश्चन आपको यहाँ लिखने हैं। और रही बात डीआई में, आइए डीआई में जब हम आते हैं तो 2 क्वेश्चन वहाँ लिखना होता है। तो इस तरीके से कुल 8 क्वेश्चन आपको लिखने हैं ना। जीएस पेपर 1 का जब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हम जीएस 2 आपको 7-8 का क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन 3 में, तो देखिए सेक्शन 3 में सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, देखिएगा यहाँ कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन 7वें नंबर में होगा, 8वें नंबर में 2 क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर कुल 5 क्वेश्चन भी, यहाँ भी 5 क्वेश्चन होगा। संख्या आपको बदल सकता है, 6-6 8-8 888 और 666 का होगा, या यहाँ पर 66 या 888 का अथवा लाल पूछेगा। तो इस तरीके से आपको दिया जाता है। इधर आपको 36 37 7 7 7 7 7 7 और 8 का रहेगा, या 27
278 का क्वेश्चन होगा। कुल मिलाकर बात यहाँ यह है समझना इससे कि आपको टोटल क्वेश्चन कितने देने हैं। आपको तो लॉन्ग 38 दिख रहा है, पर आपको यहाँ जोड़ के चलिए, मान लीजिए 8 में 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है, 8 में यहाँ 7 में 5 क्वेश्चन का उत्तर देना, अर्थात 10 क्वेश्चन यहाँ हो गया। फिर आपको 4 में 5 क्वेश्चन देना, और यहाँ पर आपको 1 में 5 क्वेश्चन शॉर्ट के देने, अर्थात शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है आपको कितना हो गया, 10 10 20 क्वेश्चन आपको शॉर्ट के उत्तर देने हैं। आपको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? डीआई का पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछता है ना, भले एलोबरेट करके मैथ है वो जल्दी बन जाता है, अलग मैटर है। मैं क्वेश्चनों की संख्या की बात कर रहा हूँ। 20 क्वेश्चन आपको देना है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको देना है जैसे 2 और 2 4। क्लियर है? हम 4 क्वेश्चन लॉन्ग देखेंगे। जीएस पेपर 1 की बात कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 की बात करें, अर्थात जीएस में टोटल 24 क्वेश्चन आपको देने हैं उत्तर, अगर हम टोटल शॉर्ट और लॉन्ग को मिला लें तो यहाँ पर समय प्रबंधन बहुत जरूरी है, समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। यहाँ पर तो चलिए डीआई का पार्ट होता है तो समय बच जाता है बच्चों का, जो अच्छा डीआई जिनका होता है, जिनका डीआई खराब होता है उनका तो हाथ पैर फूल जाता है, पर जिनका डीआई अच्छा होता है तो समय बचा लेते हैं। तो आप जीएस का पेपर में थोड़ा सा आप प्रबंधन कर सकते हैं समय का, पर खेला कहाँ होता है, सेकेंड के पेपर में। और यहाँ एक चीज़ और समझिएगा, जब यहाँ एक पार्ट आसान किया गया तो आईआर को थोड़ा सा मजबूत कर दिया गया, आईआर के डिफ़िकल्टी को बढ़ा दिया गया, आईआर के जो प्रश्नों का जो रेंज है उसको बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर समय प्रबंधन उसी बीच में करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले इस संदर्भ को समझिए, इसके बाद हम देखते हैं जीएस पेपर 2 में। यहाँ पर जब हम बात करेंगे 69 में जब प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर 69 बीपीएससी में पूछे गए कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए आपको इसी तरीके प्रश्न पूछे गए। लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं का मुकाबला के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय चिंता का उल्लेख। तो यहाँ पॉलिटी का सर्वोच्च न्यायालय की बात करा, पर करंट में इसकी चर्चा थी, तो यहाँ पर सीआर के टॉपिक में, करंट अफेयर्स के टॉपिक में पूछा, अर्थात लैंगिक रूढ़िवाद धारणा। और यह पेपर में आपको इसके बारे में लिखा गया था। जैसे आपको ये अब टॉपिक आया था, आपको याद है, महिला सशक्तिकरण के लिए बिल लाया जा रहा था, उस टॉपिक को ध्यान में रख के इस टॉपिक पर चर्चा बहुत ही पेपरों में हुई थी। और मैं डीएनए आप लोगों को पहले हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस कराता था, उसमें इस टॉपिक पर मैंने चर्चा भी कर रखा था। तो जो बच्चे देखे होंगे तो उनको बहुत ही आसानी होगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक था नागरिक संहिता। आपको देख रहे, नागरिक संहिता चर्चा का विषय था, भारतीय शासन व्यवस्था में इसकी चर्चा हुई थी, इसकी प्रासंगिकता के विवेचना करने की बात की, जो नागरिक संहिता हमारा था उसके बारे में। तो ये भी करेंट का टॉपिक था, पर पॉलिटी से आपको जुड़ा हुआ था मामला, तो यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। फिर जब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो विधायी संस्थाओं निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता, अर्थात जो साइंस टेक का टॉपिक है इसमें जोड़ के पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, जो आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कैसे हम विधायी संस्थाओं में उपयोग करते हैं उसके निर्णय निर्माण में, इससे टॉपिक पूछा गया। तो आपको ध्यान यह रखना है कि आपको दोनों को मर्ज करना, करंट और साइंस टेक को भी मर्ज करना, ऐड करके तैयारी करनी है। नेक्स्ट है जो वैश्विक वेतन प्रतिवेदन है 2022-23 मानदंड और प्रभाव। देखिए एक रिपोर्ट आई थी, प्रतिवेदन आई था, तो वहाँ से मैंने आप शुरू में बताया ना, किसी प्रकार रिपोर्ट आता है, योजना आता है, वहाँ से प्रश्न पूछेगा, तो यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा गया। क्लियर है? भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के संदर्भ में विदेशी व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या है। तो देखिए आपको नीति से प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना ये किसका पार्ट है, सब सीआर करंट अफेयर्स का पार्ट है, सीए का करंट अफेयर्स का पार्ट है। यहाँ से जो साल भर में घटा है महत्वपूर्ण घटना, जो विदेश नीति, अगर विदेश व्यापार नीति हम अगर ला रहे हैं तो पूरा हमारा इकोसिस्टम वहाँ पर बदलाव होगा ना, इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी बदलाव होगी, भारत के इकोनॉमी के साथ राज्यों की इकोनॉमी बदलाव आएगी। तो इस तरीके नीतिगत प्रश्नों से आपको टॉपिक से प्रश्न बनाए जाते हैं, इनको ध्यान में रखना है। इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे गए थे। 5वें नंबर टॉपिक जो प्रश्न था, जो 38 नंबर क्वेश्चन था, मणिपुर संकट पर लगातार चर्चा पिछले कई वर्षों से हो रहा है, पर पिछले गत वर्ष बहुत सी घटनाएं घट गई थी मणिपुर संकट पर, तो आपको वहां से प्रश्न पूछा गया, उसकी संक्षिप्त जानकारी दीजिए। और प्रजातीय धार्मिक संघर्ष राष्ट्रीय प्रदेश में क्या संभावित प्रभाव। तो यह देखिए, प्रजातीय धार्मिक संघर्ष आपका पॉलिटी का टॉपिक है, अर्थात जातिगत आधार पर राजनीति होना, प्रजाति धार्मिक आधार पर राजनीति होना, उसके अंतर द्वंद्व क्या होते हैं, उससे संबंधित प्रभाव क्या होता है, राजनीतिक लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है, सामाजिक लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है, राष्ट्रीय हित कैसे प्रभावित होते हैं, राज्यों के हित कैसे प्रभावित होते हैं, इन सारे मुद्दे आपको पॉलिटी के पार्ट में पढ़ना है। पर देखिए आपको पूछ रहा है यहाँ पर आईआर में, तो आपको यह समझना होगा कि जो पॉलिटी का सेक्शन है ना, उसको यहाँ भी
मर्ज करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सेपरेट करके पढ़ना है कि हम करंट केवल पढ़ेंगे करंट के नज़रिए से, जैसे मणिपुर घटना हुआ उसको हम केवल मणिपुर घटना से हम पढ़ ली। ऐसा बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत है, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा और दूसरे लोग आबाद हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहीं पर देखिए G20 शिखर सम्मेलन से कैसे प्रतिबंधित करता है कि G20 जो शिखर भारतीय नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम विश्व एक परिवार के रूप में पालन के लिए प्रतिबद्ध है और G20 वैश्विक सहयोग विकास के लिए योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखिए 68 था तो उस समय चर्चा हो रही थी कि इस साल G20 शिखर सम्मेलन 2023 में होगा, तो उसमें भी प्रश्न पूछा था और जब हो गया उसके बाद भी उसके जो महत्वपूर्ण विषय थे ना, जो थीम बना के कार्य किया गया था उससे प्रश्न बना के पूछा गया था। तो हमारे विदेश नीति से टॉपिक आपको जोड़ के ऐड करके यहाँ प्रश्न पूछा था। एक महत्वपूर्ण पार्ट है विदेश नीति का वसुधैव कुटुंबकम, उसमें से एक टॉपिक को ऐड कर दिया G20 शिखर सम्मेलन में और पूरी रणनीति से प्रश्न पूछ दिया। तो आपको यह समझना होगा कि आपको पॉलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आईआर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, हम पर चर्चा हमको किस मुद्दे पर करना है। क्लियर है। केवल भावनाओं में बहकर चीज़ों को नहीं कवर करना है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत के एक समान नागरिक संहिता पर लागू करने पूर्व अनुमति सकारात्मक और जो नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते इसकी व्याख्या करने बोल दिया। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए। तो समृद्ध में एक समान नागरिक संहिता आपको चर्चा का विषय था। हम जब बात करते हैं सभी देशों में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। वहीं हम बात करें इसरो में साइंस टेक वाले पार्ट में, देखिए चंद्रयान 3 मिशन के भी संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा था, उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति। तो मैं इसमें डीएनए में लगातार चर्चा करता हूँ। आपको अभी हाल ही में आपको भेजा गया, अभी दो डॉकिंग अनडॉकिंग की सुविधा अपनाई गई थी, तो मैंने उस दिन भी चर्चा किया था कि भारत कैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बन रहा है, कैसे अंतरिक्ष व्यापार कर रहा है, उसका कितना लक्ष्य है। तो ये सब सारे टॉपिक आपको डीएनए में कराए जाते हैं, बशर्ते एक्टिव रहिएगा, आंसर दीजिएगा। नहीं तो केवल आप खाना पूर्ति कीजिएगा ना, तो सामने वाला खाना पूर्ति करने को तैयार है। आपको सिलेक्शन लेना है, आपको यह समझना होगा क्या पढ़ना, कितना पढ़ना और आपके दायरे क्या है, आपको समझ कैसे विकसित करनी है। केवल यह रो देना कि हमें नहीं कंटेंट मिल रहा है या हमें बेहतर तरीके से हम माइक्रो नोट्स नहीं बना रहे हैं या हम डेली लिख नहीं पा रहे, ये केवल क्या होता आपके बैसाखियों को तैयार करता। मैं पीटी के दौरान भी अपने बच्चों को यही बोलता था, हमेशा बोलता था, सिलेक्शन उसी का होगा जो बीपीएससी के पैरामीटर पर खड़ा उतरेगा। और बीपीएससी का पैरामीटर क्या है पिछले 2 महीने से आप लोग देख रहे हैं। समझ में आ रही है। मैं फिर मेंस में यही बात बोलूँगा कि आपके सिलेक्शन होने या ना होने से बीपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क वो पड़ता है जो बच्चे एक्टिव होंगे, जो बच्चे हर चीज़ की समझ विकसित कर रखे होंगे, उनका ही सिलेक्शन होगा। आपके बेहतर सुंदर आकृति के आधार पर आप बहुत अच्छे लगते हैं, गॉर्जियस लगते हैं, बहुत स्मार्ट लगते हैं, इसके आधार पर सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उनका होगा जो अपने कॉपियों में बेहतर तरीके से चीज़ों को इनपुट किया होगा और उसका रिफ्लेक्शन उसको दिख रहा होगा सामने वाले एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले को। अगर ये चीज़ करके आते हैं तो मेरे ये बात को याद रखिए, आपको टॉप लिस्ट में होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो पिछले कुछ सालों से मैं जिस तरीके से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, आप इन चीज़ को ध्यान में रखिए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं GS2 में पूछे गए करंट बेस्ड प्रश्न। एक तो हो गया GS1 का पेपर का हम एनालिसिस कर लिए। अब समझिए कि हाँ GS पेपर 1। अब यहाँ यह ध्यान रखना है कि ये जो GS पेपर 1 का होता है वो तो आपको 114 नंबर का होता है ना, IR का टॉपिक 114 नंबर तो टोटल आपको मिल गए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब है कि उसी GS पेपर 2 में आपके प्रश्न कौन कौन से जो करंट बेस्ड है। केवल मैं करंट बेस्ड वहाँ से मैं जोड़ के नहीं बताऊंगा, करंट बेस्ड क्वेश्चन जो चर्चा का विषय था और आपको पेपर में या अन्य सोर्सों में आपने देखा होगा। अगर आपको चीज़ों को कवर करना है तो यहाँ ध्यान रखिएगा। संवैधानिक पीठ, भारत का संवैधानिक पीठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए। वर्तमान संदर्भ में इसकी बदलती भूमिका। देखिए करंट में आपको न्यूज़पेपर में चर्चा का विषय बना हुआ था। न्यूज़पेपर में एनपी में हम बात करें, वहाँ पर आर्टिकल इस पर आ रखे हैं कई दफ़ा। अगर आप मेरे वीडियो जाके देखिएगा 2024 का, जो आपको लगभग 167 वीडियो अपलोड होगा, उसमें आपको यह मिल जाएगा। जाके वीडियो देखिएगा। अगर मेहनत करना चाहते हैं तो जाके देखिएगा, तो समझ में आएगा कि नहीं ये टॉपिक चर्चा में था तो प्रश्न बना था।
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब दो प्रमुख राष्ट्र के दो प्रमुख जब एक केंद्र एक नाम मात्र का कार्यपालिका एक वास्तविक कार्यपालिका जब काम करता है तो कैसे काम करता है, उसके बीच अंतर संबंध कैसे होते हैं, संस्थागत संबंध कैसे स्थापित करता है, और वर्तमान रूप से कैसे आप व्यक्ति विशेष राजनीति में दोनों अस्तित्व करता है। मैं पहले भी एक बार आप लोग को याद होगा मैंने पढ़ाया था कि जब सत्ता पर कोई काबिज रहता है, वो राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो, कैसे सत्ता कौन चलाएगा, इस टॉपिक पर मैंने पॉलिटी में आप लोगों को बताया था, याद है। तो वहाँ पर मैं करंट का भी टॉपिक बताया था कि कौन कौन से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के शासनकाल में ये चीज़ें होकर आई हैं। तो आपको ये संदर्भ समझना होगा। वहीं बिहार के गठबंधन की राजनीति मूल सिद्धांतों का वर्णन करना और राष्ट्रीय हित की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित और विश्लेषित कीजिए। तो राष्ट्रीय हित कैसे बदले हैं इस पर आपको चर्चा होगी। जैसे गठबंधन की राजनीति ने, जैसे इंडिया गठबंधन हुआ था, गठबंधन की राजनीति में क्षेत्रीय गठबंधन भी हुआ था, तो वहाँ पर राष्ट्रीय हित कैसे प्रभावित हुए, तो करंट का आईआर का पार्ट था, पर पॉलिटी के सेशन में आपको पढ़ना था, वो पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा ये 38 नंबर का दोनों फुल क्वेश्चन आपको वहाँ से टैग ऑन करके इसके हाफ क्वेश्चन अगर जोड़ दिएगा, जब तक एक पार्ट आपका मजबूत नहीं होगा दूसरा पार्ट से नंबर नहीं मिलेगा, ये चीज़ जान के चलिए। अगर केवल आप एक पार्ट का उत्तर अच्छे से लिख के आ रहे हो, दूसरे पार्ट को नंबर नहीं ढंग से नहीं लिख पा रहे, तो केवल एक पार्ट का ही नंबर आएगा। दोनों के बीच संबंध नहीं स्थापित करें, पता चला आपका 38 नंबर क्वेश्चन में 10 से 12 15 नंबर दे दिया और आपको इसी में रह के आज संतुष्ट होकर रहना पड़ेगा। इसी तरह चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं। भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि और विश्लेषण क्या है, इसका विश्लेषण बताइए। मैं बार बार अल्नीनो जब आता है या तो दक्षिणी प्रवाह की बात होती या चक्रवात आता है, तो मैं बार बार करंट के डीएनए जब होता है तो मानसून तंत्र के बारे में स्लाइड में लिखता हूँ, आपको पीपीटी में पीडीएफ में उपलब्ध कराता हूँ। तो यह देखिए करंट का पार्ट है, केवल ज्योग्राफी में आपको पढ़ने से नहीं हो जाएगा। अब वर्तमान में क्या क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं, चक्रवात आने के बाद भारत में क्या प्रभाव होगा, अभी शीतलहर चल रहा है तो ओजोन का लेयर कैसे बढ़ गया, अभी आज ही के पेपर में आप लोगों को दिया गया कटिंग। तो आपको समझना होगा कि करंट से ज्योग्राफी नहीं, केवल ज्योग्राफी पढ़ने से आप ज्योग्राफी करंट नहीं कर पाइएगा, तो आपको करंट से ज्योग्राफी को पढ़ना होगा, ये चीज़ समझिएगा। अभी इसके बाद भारत में ऊर्जा स्रोत बताइए। अभी हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आप लोगों को डाटा दिया कुछ दिन पहले ही, इसी वीक में मैंने दिया आप लोगों को। तो क्या घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की ओर हम जा रहे हैं ना, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्या है और उसके समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आपको वैकल्पिक ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा लिखना और नवीकरणीय का डाटा दीजिएगा, तभी तो अपडेट डाटा दीजिए, तब आप समझ पाइएगा। अभी मैं एक ज़्यादा दिन की बात नहीं हुई, इसी वीक में आपको नवीकरणीय डाटा मैंने दिया है, तो आपको समझ के देखिए। उस समय जब हुआ था उस समय भी गया होगा ना, जब नया समीक्षा रिपोर्ट जब नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो आपको ये समझना होगा कि करंट से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, क्वेश्चन से करंट नहीं बन रहा, करंट जो सबसे महत्वपूर्ण है उससे आपके क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, इस चीज़ को समझिएगा। वहीं भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति बात करें, विवेचना कीजिए और देश में इसके भविष्य के आपको क्या करना, विश्लेषण करना है। अब ध्यान रखिए, पर्यटन उद्योग क्यों चर्चा में रहा था? आपको याद है एक्सपो बनाया गया था, भारत G20 शिखर सम्मेलन अपने पर्यटन स्थलों पर कई दफा सम्मेलन कराया था, तो इसलिए आपको यहाँ से प्रश्न बनाए गए थे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार की जनसंख्या में सामाजिक आर्थिक दशा, आपको गणना कराया गया था, बिहार गणना याद है, सर्वे कराया गया था, वहाँ से यह प्रश्न उठा के आपको पूछा गया। तो सर्वे के पार्ट को यहाँ लिखना है ना, तो करंट का टॉपिक था। अब भारतीय मानसून प्रणाली देखिए, एक ही समय में आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछता है और लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। मानसून प्रणाली, स्वभाव, प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण में जेट स्ट्रीम, देखिए मैं बार बार इसकी चर्चा आपको हर समय करता, जब भी बंगाल की खाड़ी में चर्चा होगा, चक्रवात का, प्रति चक्रवात का, एल नीनो का मैं जब चर्चा करता हूँ, तो इसमें जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम होता है ना। तो आपको समझना होगा, क्या मैं आपको ये टॉपिक कवर नहीं कराया है? तो सोच के देखिए। आप जीएस के, अगर हम बात करें जीएस पेपर 2 की बात करें, कुल आपको 144 नंबर का यहाँ पूछा गया था लास्ट 69 बीपीएससी के एग्जाम में। अब आपको तय करना है क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। बाकी चीज़ें तो आंकड़े पर ही मैं बताऊंगा ना कि हाँ ये टॉपिक आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब लगातार 1 महीना 15 दिन या 6 महीना 1 साल से हमसे जुड़े हुए, आपको या कमेंट सेक्शन में बता देना ये चीज़ें आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता है।
जब हम यहाँ आते हैं तो इसके बाद हम लोग साइंस टेक वाले में आ जाते हैं। देखिए, समुचित उदाहरणों के साथ टेक्नोलॉजी और सामाजिक विकास के संबंध में विवेचना कीजिए। अभी हाल ही में मैंने आप लोग को इस टॉपिक पर, इस पर भी चर्चा किया था। उससे पहले जब ये 2023 का जब एग्जाम हुआ था उस समय भी इसकी चर्चा, हमेशा ये चर्चा का विषय रहता है, वर्तमान टेक्नोलॉजी से जुड़कर सामाजिक विकास कैसे हो सकता है। जैसे हम इस पर बात करते हैं डीबीटी योजना, यूपीआई योजना, इंटरफेस योजना, इस प्रकार की योजनाओं को हम लागू करते हैं तो उसी से प्रश्न था। 7 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा है। कोरोना महामारी के समय नई तकनीकी, आपको याद होगा जब मैं पहले 2023 में आपको जब हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस कराता था, उसमें कोरोना के समय नए नए तकनीक राज्यों के द्वारा कौन कौन से विकसित किए गए, तो उस पर विशेष एक वीडियो भी बनाया था आप लोगों को न्यूज़पेपर एनालिसिस में, जहां पर दिल्ली की, उड़ीसा की, बिहार की, जिसमें बिहार को एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। तो याद होगा सारे। फिर उसके बाद झारखंड राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया तकनीकी अभियान जो था, उस पर मैंने आप लोगों को वीडियो कराया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना, करेंट से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। वहीं तकनीकी का दुरुपयोग और इसका गलत प्रयोग, पर्यावरण प्रदूषण, याद है आपको, इस पर मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था। किस तरीके के टॉपिक, जब हम डंप यार्ड भारत को बनाया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कचरों का, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा गया था किस प्रकार के परिवर्तन कारण बढ़ते, उचित उदाहरण सहित ये विवेचना कीजिए। इस प्रकार भारत के तकनीकी या दुरुपयोग अभिशाप बन गया। तो ये सब टॉपिक पर चर्चा करने की बात, तो ये भी आपको करंट का टॉपिक है। जो डंप यार्ड बन रहा है, उस रिपोर्ट के आधार पर यह प्रश्न पूछा गया था। आपको विभिन्न संस्थाओं के द्वारा रिपोर्ट दिया गया था। अब है कि लास्ट आपको 38 नंबर में यह प्रश्न था। इसी में आपको 8वें में ए और बी दोनों क्वेश्चन, हम लोग जीवन के क्रांतिकारी परिवर्तन, नैनो टेक्नोलॉजी, कितनी असीम संभावना है इसके बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी, उभरते प्रयोग हो, तो जो नवीन प्रयोग होंगे उसी को लिखिएगा ना। तो पेपर में ही नवीन प्रयोग आपको दिखेगा, किसी के मैगजीन में नहीं दिखेगा। मैगजीन आपको एग्जाम से 2 महीना 1 महीना पहले अपडेट होगा। और इस बीच अगर आप तैयारी करते हैं केवल इस सब चीज़ों से, तो कैसे कवर होगा समझ के देखिएगा। अब यहाँ से 52 नंबर के प्रश्न पूछे गए जो साइंस और टेक से प्रश्न थे। क्लियर है? तो यहाँ समझिएगा इस तरीके से आपको कितने प्रश्न आते हैं। तो एक खाका मैं बना के दिया हूँ कि टोटल करेंट बेस्ड क्वेश्चन कितना होगा। तो करेंट और आईआर से 114 नंबर का जीएस पेपर 1 में होता है, ये तो फुल होगा। फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में 144 मार्क्स का आपको जीएस पेपर 2 से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको बच्चे हल्के में ले लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। इसमें अगर मान लीजिए आप 60-70% नंबर उठा लेते हैं ना, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकेगा। बशर्ते आपको पता होना चाहिए आप कहाँ करें, कहाँ किस तरीके से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें। और साइंस और टेक वाले से पार्ट में से 52 नंबर मार्क्स के आपको जीएस पेपर 2 से प्रश्न पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर आपको 310 नंबर के मार्क्स आपको 69 में पूछे गए। अब 68 में इसी के अनुपात में आपको मान लीजिए 20 नंबर कम और ज़्यादा हो सकता है। आकलन जब कीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो अप्रोक्स मान के चलिए आपको 280 प्लस नंबर के मार्क्स आपको जरूर पूछे जाते हैं, जो टोटल करेंट बेस्ड है। अगर हम औसत ही लेकर चले तो 280 के आसपास जरूर होता है। तो आप हाईएस्ट स्ट्रीम लेवल पर जाइएगा। परीक्षा का पैटर्न को और मजबूत करना है ना। अगर बीपीएससी को अगर कसम खा ली है कि इस बार बच्चे को रुला देना है, जैसे हर बार रुलाती है किसी किसी तरीके से आपको एग्जाम हॉल में एक सरप्राइज देकर, वैसे अगर चाहेगी तो बीपीएससी केवल ध्यान रखिएगा करेंट वाले पार्ट को मजबूत कर देगी। उसके बाद सारे बच्चों का हवा पानी निकल जाएगा, दाना दाना को मोहताज हो जाएंगे, पानी पानी को मोहताज हो जाएंगे। इस चीज़ को समझिएगा। और इस करंट को जब तक आप नहीं बेहतर तरीके से कीजिए, और ये बहुत बड़ा तोफ नहीं है, समझने का लगेगा कि आपको सर मैं बार बार बोल रहे हैं तो डर लग रहा है, करंट को कैसे हवा नहीं बनाना, बहुत इजी तरीके से इसको स्मूथली तरीके से कवर किया जा सकता है। बस इसमें कुछ ट्रिक है जिसको समझने की आवश्यकता है। उस ट्रिक को जहां आप इस ट्रिक को समझ जाएंगे, इस तकनीक को समझ जाएंगे, आप अच्छे तरीके से इस फुल मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका इस करेंट बेस्ड क्वेश्चन में अगर 80% 70% नंबर उठा लेते हैं, जो बहुत ही आसान है, क्योंकि अपडेट रहिएगा, उसमें लिखना शुरू कर दीजिएगा, आपके कॉपियाँ अलग ऐसी ही हो जाएगी। तो आप अगर इस पर फुल नंबर उठा लेते हैं 60% 20%, तो आप ऐसे ही आगे बढ़ जाइएगा। तो यही हमारा रहता है रणनीति। अब है कि कम समय में तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, कम समय में तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पर समाचार पत्र आप पढ़ते होंगे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिहार से जुड़े स्थानीय समाचार पत्रों को नियमित अध्ययन करते हैं, आप लोग करते हैं। सरकारी रिपोर्ट और योजनाएं, पीआईबी योजना, कुरुक्षेत्र जैसे स्रोत की जानकारी लेते हैं। आईआर की पुस्तकें, राजेश सीकरी की
जो चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजी है वहाँ से आप लोग कवर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एनसीईआरटी किताबें का उपयोगी हो सकती है, वहाँ से आप पढ़ते हैं इस टॉपिक को। या करंट अफेयर्स की मैगजीन, बहुत से बच्चे मासिक पत्रिका पढ़ते हैं जिसमें दृष्टि का, विजन आईएएस का, इसी तरह आईएएस बाबा का और भी XYZ आप इस विजन को पढ़ते हैं करंट अफेयर्स में। तो क्या इसे पढ़ने की जरूरत है या नहीं पढ़ने की जरूरत है? अगर मेरी बात माने या मेरी बात समझ पा रहे हैं तो क्या ये सब चीज़ें इतना कर पाइएगा एग्जाम में, जो आपका कितने दिन, कम से कम 90 दिन के दिनों में आपको सारी चीज़ों को कवर कर लेना है। और पहले अगर नहीं पढ़ रहे हो मेंस ऑफ व्यू से, मेंस ऑफ प्रैक्टिस से, तो क्या आप इतने कम समय में इतने सिलेबस को कवर कर पाएंगे, इतने किताब को, इतने उसके कंटेंट को? मेरी मानेंगे तो 100% नहीं कर पाएंगे और आप इसी में उलझ कर रह जाइएगा। तो आपको पहले से तैयारी करनी होती है। जिन बच्चों को पहले से तैयारी, उसको बहुत अच्छे तरीके से इस फॉर्मेट पर अपना सकते हैं इन सारी चीज़ों को। पर जिनको 90 दिन में ही कवर करना है तो आपको क्या करना, ये इम्पॉर्टेंट है। आपको मान लीजिए आप पहली बार मेंस लिख रहे हैं, पहली बार मेंस की चीज़ों को कवर करेंगे तो 90 दिन में ही आपको फैसले करने हैं ना, आपके मेंस में अच्छे अंक आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस 90 डे में हम मान के चलते आपको कुछ नहीं आता है। सभी बच्चों को, जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो या जो जिन जिन दोस्तों तक आप भेजिएगा मेरे वीडियो को, वो बच्चे सुन रहे हैं, तो 90 दिन में मैं ये मान के चलता हूँ आपको 0 आता है, कुछ नहीं आता। इस स्थिति में आपको क्या करना है, जिससे 310 में अधिकतम अंक प्राप्त कर सके, ठीक है ना? ये क्या करे, तो यही तकनीक मैं आपको अभी बताऊंगा, जिसको रेगुलर फॉलो कीजिएगा तो आपका अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है। अगर IR करेंट में आप 0 हैं तो भी। क्लियर है? इसे समझिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और यह जो करेंट का अफेयर IR का महत्व को हमको समझाना और इन विषयों को गहरी समझ विकसित करना परीक्षा को सफल होने की कुंजी के तौर पर मानी जाती है। विषय न केवल आपके ज्ञान को व्यापक बनाता है बल्कि उसके उत्तरों को प्रासंगिक और प्रभावी भी बनाता है। ये सब समझिए कीवर्ड के तौर पर। यह आपके उत्तर को प्रासंगिक, वर्तमान रूप से प्रभावी बनाता है और यह व्यापक ज्ञान को सृजित करता है। गहरी समझ सफलता की कुंजी के तौर पर यह माना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। इसी के पार्ट आपको कहाँ मिलेंगे? आपको इंटरव्यू में जब जाइएगा तो वहाँ ये सब भेंट मिल जाएगा। बच्चे आपको इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स, माननीय मेंबर्स जो होंगे, आपसे करेंट से प्रश्न पूछेंगे तो आपको समझना होगा क्या करना है। अब कम समय में तैयारी कैसे करें, ध्यान रखिएगा, कम समय में तैयारी करें कैसे करें। अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं और इतने विश्लेषण करने के बाद यह समझ रहे हैं ना कि हम बहुत से बुक्स को लेकर कवर कर लेंगे तो समस्यागत आपको विषय आएगी, कुछ विषयगत समस्या देखने को मिल जाएगी। तो आपको जो डेली करंट अफेयर DNA कराया गया है 24-25 का 167 वीडियो अप्रॉक्स है, कुछ नहीं। उसके PDF को क्या करना है, एक बार रिवीजन 1 से 2 बार कर लेना है। जितने आपको PDF है, PDF मान लीजिए PPT जो है आपको दिया गया, कुछ PDF उपलब्ध कराए गए होंगे, उसको 2 से 3 बार 4 बार केवल रिवीजन कर लेना है। मेरी बात मानिएगा, रिवीजन कर लेना है। और जो आपको सामर्थ्य के तहत जो मैं आप लोगों को सामर्थ्य और प्लस प्रवाह के लिए जो आप लोगों के लिए करंट की क्लासेस जो लूँगा ना, करंट अफेयर्स की, उसको रेगुलर देख लेना है। उस पर जितनी दफ़ा आपको कवर करना है, यहाँ पर आपको केवल क्या करना, कवर करना है। और जो BPSC का नोट मैं बताऊंगा कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस पर माइक्रो नोट्स बना लेना है, ठीक है ना? ये चीज़। और दूसरी क्लास रेगुलर जो आपको चलेगी, उसमें जो आपको कंटेंट दिए जाएंगे वहाँ से माइक्रो नोट्स बना लेना है। और जो चीज़ें होंगी टेस्ट में आप लोग को इसका रिवीजन करा दिया जाएगा, टेस्ट पूछ लिया जाएगा, प्रश्न उसका गूगल मीट के माध्यम से क्यूरी समाप्त कर दी जाएगी। पूछकर आप लोगों से गूगल मीट में आपसे जो भी समस्या की बात की जाएगी उस पर, उस सब चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। ये एक पार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद करेंट इनसाइड मेंस की जो क्लास मैं लेऊंगा, इसी में आप लोगों को करेंट अफेयर्स की जो इनसाइड मेंस है उसमें जो क्लास आपको प्रत्येक सैटरडे को होगी, तो वहाँ पर हम इन सब चीज़ों पर बात कर लेंगे, इसके कंटेंट को कवर कर लेंगे। जो उतने सारे महत्वपूर्ण BPSC के महत्वपूर्ण करंट को मैं यहाँ कवर कर दूंगा, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और यह हर बार पिछले 2-3 सालों से यह हो रहा है, आगे भी होगा। रीज़न उसके पीछे जो एनालिटिकल व्यू है उसको आप कवर कर। DNA में आपको इससे बाहर होता ही नहीं है। DNA अगर कवर करते हैं, UPSC के जाके क्वेश्चन मिलाइए, आपको मिल जाएंगे। तो बशर्ते आपको विश्वास रखना होगा, अंतिम समय तक हम ये कर सकते हैं, कर लेंगे, करेंगे ही, क्योंकि आपको ही सिलेक्शन लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्रिप्स नोट्स मैं उपलब्ध करा दूंगा, जो आपको किसके बेस्ड होगा,
न्यूज़पेपर बेस्ड होगा। मैं किसी प्रकार का अलग से मैगजीन नहीं निकालूंगा, किसी प्रकार का अलग कंटेंट आपको उपलब्ध नहीं कराऊंगा। जो आपको घटा है न्यूज एक साल में 24-25 का, एक साल का मैं लेकर चलूंगा। एग्ज़ाम अप्रैल अप्रैल में एग्ज़ाम होने 2025 में ना, तो आपको 2024 अप्रैल तक मैं चीज़ों को कवर कर दूंगा एक साल। पर मोस्ट प्रोबेबली आपको 6 से 8 माह के करेंट अफेयर्स को अधिकतम पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है तो उसको मैं एक साल में कवर कर दूंगा इसी न्यूज़पेपर एनालिसिस के जो कंटेंट है उसके आधार पर। तो आप पहले क्या करना, जाके डीएनए का जो बैच है उसको में शामिल हो जाइए और उसके बाद उसके सारे कंटेंट को जो है 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिए। तब तक आपको ये क्रिप्स नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। ये 3 चीज़ केवल कीजिए, आपका 310 नंबर में अधिकतम अंक नहीं आएगा तो फिर हमसे भेंट कीजिएगा। बशर्ते आपको इसमें विश्वास रखना होगा कि हाँ ये हो सकता है। इस तकनीक के माध्यम से आप में बदलाव आ सकता है। लिखन की क्षमता, जो बच्चे पहले स्टैटिक्स पार्ट लिखा करते थे उसको जब मैंने पहली ही मीटिंग में पहली बार ये बात बोला, आप में करेंट के कंटेंट कम है, करेंट के एस्पेक्ट कम है, तो आप वो बच्चे अब उत्तर उसी एस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो उनका कॉपी टॉप में आ रहा है, किसी इंस्टीट्यूट में टॉप में आ रहा है। तो आप सोच के देखिए, और ये मैं हवा ही तो कमेंट सेक्शन में उत्तर आप दीजिएगा, जिनके इशारा जिसके और हो रहा है आप बताइएगा। क्लियर है? तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए एक टॉपिक हम देख लेते हैं फटाफट 10-15 मिनट में, और इसके संदर्भ में समझेंगे PYQ को देने का उत्तर। तो देखिए आज मैं टॉपिक लिया 68 और 69 का, ठीक है ना, जहां से दोनों बार यहां से प्रश्न पूछा गया। G20 शिखर सम्मेलन 2024। नेक्स्ट सैटरडे से आपके सभी नए टॉपिक होंगे जो इस बार 70 बीपीएससी में प्रश्न वहां से बन सकते, उस टॉपिक पर विश्लेषण होगा। क्लियर है? बस आज इसलिए लिया था, इंट्रो बताना, सारी चीज़ें बताना था, भ्रम दूर करना था, ताकि आपके अंदर से जो डर है, जिस तरीके का आप लोग इसका इकोसिस्टम बना रखे ना कि हाँ इससे टॉपिक कवर नहीं होता है, बहुत कम नंबर 14 नंबर 114 नंबर का तो प्रश्न होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब दूर कर ले। डाटा आपको उपलब्ध नहीं होगा इतना। डीएनए में मैं आप लोगों को डाटा देता हूँ ना, डाटा डाटा करते करते क्या हो गया, आपके पास इतना रिसोर्स हो जाएगा ना, किसी प्रकार का टॉपिक आएगा उससे संबंधित डाटा आपके पास कम नहीं होगा, आप उसको बेहतर तरीके से अपने उत्तर लेखन में कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम G20 शिखर सम्मेलन में बात करेंगे। देखिए G20 जो शिखर सम्मेलन 2024 हुआ, वो दो विषय जो जो क्षेत्र थे, विश्व के 2 क्षेत्र युद्ध में संघर्ष, वैश्विक परिस्थितियों के मध्य ब्राजील के G20 शिखर सम्मेलन 19वां जो शिखर सम्मेलन था 18 से 19 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया। ये सब पीटी फैक्ट है, आप लोगों को पता होगा। अभी हालांकि आपको जो इजराइल और फिलिस्तीन का मामला है अभी सुलझा लिया गया, समझौता हुआ, वापसी किया जा रहा है, पर जब यह नवंबर 2024 की स्थिति थी वहां पर हो रहा था। ये सब फैक्ट याद रखना है। गाजा लेबनान के मुद्दे तत्काल युद्ध विराम और यूक्रेन के मुद्दे पर शांति व्यापक और जोर दिया गया था इस सम्मेलन में। जलवायु वित्त की बात की गई थी, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार की बात की गई थी। अब देखिए नवीकरणीय ऊर्जा क्यों प्रश्न पूछता है, सोचिए। विभिन्न सम्मेलनों में ये सब टॉपिक होते हैं, महत्वपूर्ण विषय होता है जिसके आधार पर प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब नवीकरणीय ऊर्जा को आप हल्के में ले लीजिएगा, प्रश्न में आएगा तो आप फंस जाइएगा। तो ये टॉपिक पढ़ते वक्त इन सब टॉपिक को विशेष ध्यान देना। विषय क्या था? एक न्यायपूर्ण विषय, एक सतत ग्रह का निर्माण। अब ध्यान रखिएगा, सतत ग्रह का निर्माण किस प्रकार के कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, वसुधैव कुटुंबकम को डेवलप करता है या एक साथ साझी रणनीति की बात करते हैं। न्यायपूर्ण विश्व की बात कहने का मतलब समता और समानता के बीच परस्पर संबंधों की बात करता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय हो, वो विकसित राष्ट्र हो, अल्पविकसित राष्ट्र हो, विकासशील राष्ट्र हो, उसमें जितने भी संपूर्ण व्यक्ति हैं, संपूर्ण जीव जंतु, उनके बीच न्यायपूर्ण क्या होना चाहिए, न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, न्यायपूर्ण प्रशासन होनी चाहिए, न्यायपूर्ण सेवा की आपूर्ति होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट विषय देता था G20 शिखर सम्मेलन 2024 का। इस संदर्भ को समझिए, यहाँ से विस्तृत प्रश्न बनाए जा सकते, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उस संदर्भ में, तो इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगर G20 शिखर सम्मेलन हम 2024 की बात करें तो पीटी फैक्ट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं।
आपको थीम आपको यहाँ देख सकते हैं, अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति जो थे लुई इलानसियो लुला दा सिल्वा, उनके द्वारा किया गया। संस्करण 19वां था। 19 देश सदस्य देश अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ इसमें शामिल होते हैं। कुल 21 समझिएगा, क्योंकि 2023 जो 2023 का जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ था उसमें आपको अफ्रीकी संघ को जोड़ा गया था। तो इस तरीके से आप इसका विस्तार भी देखते तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछा भी जा चुका है। मुख्य एजेंडा प्राथमिकता क्या था? सामाजिक समावेशन करना, भूखे भूखे के विरुद्ध संघर्ष करना, ऊर्जा परिवर्तन, सतत विकास, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार। प्रमुख निष्कर्ष क्या था? अंत में G20 नेताओं ने रियो घोषणा पत्र जारी किया। यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है, अगर ध्यान रखिएगा। अगर फिर वर्ष 70 में अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते, कोई बोल नहीं सकता ये टॉपिक पिछला बार आ गया तो नहीं आ सकता। 2 बार लगातार पूछा है, 78 में और 79 में। तो हो सकता है ज़्यादा मूड खराब होगा तो रियो घोषणा पत्र से प्रश्न पूछ दे। तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगर बात करें सामाजिक एजेंडे के, मुख्य एजेंडे की बात कर ले तो ध्यान रखिए, सामाजिक समावेशन और भूख के विरुद्ध संघर्ष, ऊर्जा संक्रमण, सतत विकास, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार। वैश्विक जो संस्थाएं हैं, जो मैं हाल ही में आप लोगों को चर्चा कर रहा था, यूएनओ जैसी संस्थाओं में और ये सब संगठनों में सुधार की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में WTO, WHO, इस प्रकार के जो संगठन है वहाँ सुधार की भागीदारी की बात करती है, लोकतांत्रिकरण की बात करता है। इस प्रकार के मुद्दे से आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। वहीं हम शिखर सम्मेलन में G20 नेताओं की बात करें, रियो घोषणा पत्र सहमति व्यक्त की, जिसमें जलवायु वित्त सबसे इंपॉर्टेंट, जो कोप जो आपको अबू धाबी में हुआ था वहां पर इसका महत्वपूर्ण वित्त का समावेशन किया गया। बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, वैश्विक संघर्षों के बीच शांति आवश्यक बल की बात की, जिस पर अभी हाल ही में समाधान देखने को मिला। इजराइल और हमारा जो फिलिस्तीन का मामला था, हमास गाजा पट्टी, सभी मुद्दे का सुलझाने का प्रयास किया गया। ये सब मुद्दे रहे थे। वहीं हम बात करें नरेंद्र मोदी वर्तमान जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, उन्हें शिखर सम्मेलन में भाग लेते विभिन्न देशों के साथ जो परस्पर हित द्विपक्षीय बैठ के आए, अर्थात भारत तो मंच पर गया, G20 के मंच पर गया, पर मंच में शामिल जो देश थे उसके साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दिया। यह अक्सर सभी राष्ट्रों के द्वारा किया जाता है। एक ही साथ सभी देश एक जगह आए हुए हैं तो अपने राष्ट्र दो द्विपक्षीय संबंध, जो द्विपक्षीय व्यापार है, द्विपक्षीय रक्षा समझौता जो किए गए, उसको और अगले स्टेज पर ले जाने के लिए आपसी सहमति व्यक्त की गई, जहां पर प्रगति और वैश्विक प्राथमिकताओं के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई, उस पर चर्चा की गई। तो हमारे प्रगति कैसे होंगे दोनों देशों के बीच, उस पर वैश्विक प्राथमिकताओं को ध्यान में रख के हमारे राष्ट्रीय हित कैसे पूर्ति होंगे, इस पर चर्चा की गई थी, इस पर बात की गई थी, इसको समझने की आवश्यकता है। वहीं G20 शिखर सम्मेलन जो 20वां होगा वो दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में होगा। ये सब पीटी फैक्ट याद रखिएगा, ये सब चीजों से पूछा जा सकता है। अब देखिए रियो डी जेनेरियो का घोषणा पत्र, जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था, जैसे कर नीति बात हुई, बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात, सामाजिक समावेशन, डिजिटल विभाजन की बात की गई। इसी तरीके से ध्यान रखिए कर नीति क्या है। घोषणा पत्र में बोला गया कि अधिक आय वाले व्यक्तियों को प्रगतिशील और प्रभावी कर लगाने की वकालत करता है, अर्थात जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है उस पर अधिक टैक्स लो, तभी तो राज्य के उन लोगों तक हम सेवाएं आपूर्ति कर पाएंगे जो सबसे पिछड़े वर्गों में रहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछेगा तो आपको वहां पर राष्ट्रीय संप्रभुता के सम्मान करते हुए सिद्धांतों को, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, ताकि हम इस प्रकार के कर टैक्स लगाए, हर राज्य हर देश अपना टैक्स लगाए, तो वहां पर राजकोषीय संप्रभुता आपको होनी चाहिए, अर्थात इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए राजकोषीय में, कि वहां बदलाव ना हो, अर्थात असंतुलन की स्थिति ना हो। तो राजकोषीय संप्रभुता के सम्मान करते हुए इसकी कर टैक्स की बात की गई थी। वहाँ बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र में सुधार लगातार चर्चा रहता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया प्रशांत क्षेत्र कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की बात करता है। हम समावेशी, कुशल, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेही बना सके, इसके लिए लगातार चर्चा होती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, ये सब चर्चा का विषय था घोषणा पत्र में। रियो का जो घोषणा पत्र था G20 का, उसे अब सामाजिक समावेशन डिजिटल की बात कर रहा था। यहाँ पर भुगतान और अवैतनिक देखभाल पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान भागीदार की बात कर, लगातार आप देखते होंगे कि महिला जो घर में काम करती है उसको कोई तहज़्ज़ुब नहीं दिया जाता घर परिवार के, तो उसके लिए भी बात की गई। वहीं पर वर्ष 2030 तक लैंगिक डिजिटल विभाजन को आधा करने के लक्ष्य को, डिजिटल विभाजन को कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। तो यहाँ से एक प्रश्न बनाया जा सकता है 2030 का लैंगिक डिजिटल विभाजन क्या है, तो यहाँ से प्रश्न पूछ देगा तो आप लोग फंस जाइएगा मैटर, तो इसको अलग से करने की जरूरत होगी। क्लियर है। इसी तरीके से हम आगे बात करें कृत्रिम बुद्धिमत्ता। देखिए एआई के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया, जिसमें हम बात करेंगे कि एआई की सुरक्षित भरोसेमंद विकास। देखिए टॉपिक कहाँ से बने हैं, ध्यान रखिएगा, टॉपिक कहाँ से बने हैं करंट अफेयर्स में, जो साइंस टेक का क्वेश्चन है देखिएगा।
अब एआई को सुरक्षित बनाना है, उपयोग करना है, उसके मानवाधिकार संरक्षण करना, पारदर्शिता करना, निष्पक्षता करना, जवाबदेही सुनिश्चित करना, विनिमय सुरक्षा, उचित मानव निरीक्षण, नैतिकता, पूर्वाग्रह, गोपनीयता, डेटा संरक्षण, डेटा शासन पर ध्यान देने की मांग की। अब इससे कुछ से भी टैग करके आपको प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार के टर्मोलॉजी को आपको ध्यान में रखना होगा, इस प्रकार के टर्मोलॉजी का प्रयोग आपके उत्तर में लिखना होगा, यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं नेक्स्ट बात करें जलवायु करवाई जलवायु पर कार्रवाई कैसे करते हैं, तो लगातार आप देखते होंगे कोप का सम्मेलन होता है, जो पार्टियों का सम्मेलन होता है, अबू धाबी लास्ट में हुआ था। वहां पर कम उत्सर्जन नेताओं के द्वारा जो G20 के नेता उसके कम उत्सर्जन वाले समावेशी प्रौद्योगिकी तटस्थ दृष्टिकोण पर जोर दिया, वैश्विक जलवायु परिवर्तन की बात किया और कार्यबल स्वागत गतिशीलता कार्यबल पर स्वागत की बात की। वहीं 2040 तक स्वैच्छिक आधार पर भूमि क्षरण का 50% कम करने के लिए G20 महत्वाकांक्षी पुनः पुष्टि की। तो अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं आपको ज्योग्राफी में कि 2024 तक स्वैच्छिक आधार पर भूमि क्षरण एक बहुत बड़ी समस्या है देशों की, कि क्योंकि जिस प्रकार से हम जलवायु परिवर्तन कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम कचरा बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से भूमि क्या हो रही कार्बनाइड हो रहा है, जिस प्रकार से क्षारीय बढ़ रहा है, इस तरीके से हम खाद्य वस्तु की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके के लक्ष्य को हमको पूरा करना हो ताकि हम उसका पूर्ण भरण कर सके, लोगों को खाद्य की आपूर्ति कर सके। तो यहाँ से ज्योग्राफी से प्रश्न बनाए जा सकते हैं करंट के साथ जोड़कर। वहीं वैश्विक व्यापार की बात करें तो WTO में सुधार की बात, आधुनिकीकरण की बात कर रहा है। हम नियम आधारित निष्पक्ष और टिकाऊ बहुपक्षीय व्यापक प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बात करता है। लगातार भारत इस मंच को लेकर इस तथ्य पर बात करता है। स्वास्थ्य को लेकर टीका, चिकित्सा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को न्याय संगत पहुंचाने के लिए बात करता है। इस तरीके गठबंधन की स्वागत करता है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर व्यक्त किया गया, उस पर सुधार करने की बात की। वहीं पर यह घोषणा पत्र वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए मजबूत, सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए G20 प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस प्रकार से जी रियो घोषणा के माध्यम से वैश्विक समस्याओं पर चर्चा करते, वैश्विक मंचों को तैयार करते, वैश्विक सहयोग की बात करते, वैश्विक जनाधार की बात करते। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, संबद्ध देश, जो संबद्ध देश है वो एक इसके लिए नीति निर्माण राज्य के स्तर पर करेगी। राज्य के स्तर पर जब होगी तो स्थानीय स्तर पर ही होगी। तो इस तरीके से परिवर्तन हर जगह देखने को मिलेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भारत की भूमिका की बात करें तो वैश्विक दक्षिण का आवाज आपको 2023 में ही G20 शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ की बात करता है। ग्लोबल साउथ भारत से जुड़ा हुआ मामला, इस पर मैं DNA में लगातार चर्चा करता हूं। अगर जो DNA लगातार देखते हैं उस बच्चों को पता होगा। इसलिए सफलता प्राप्त करनी सिविल सर्विस एग्जाम में तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जरूर देखिए। नहीं देखिएगा तो अपनी हत्या स्वयं से करिएगा। रीजन उसके पीछे है ना कि आप में आइडियोलॉजी विकसित होगी नहीं। ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्लोबल जो इस प्रकार के टर्मोलॉजी में यूज कर रहा हूं वो कहां से आ रहा है, वो पेपर के नोट से आता है, ठीक है ना। और आप मैगजीन में पढ़िएगा तो केवल खाना पूर्ति होगा। इसलिए पहले आप तैयारी करने की जरूरत है। अब सतत विकास लक्ष्यों में भारत का योगदान होता है। जलवायु वित्त में बात करता है। अभी हाल ही में कर्ज राहत की बात करें जलवायु वित्त में, अभी हाल ही में कोप जो अभी धाबू में हुआ तो वहां पर जलवायु वित्त को लेकर भारत उस पर रुख अपना लिया था, सुने होंगे ना। तो इस तरीके से समझिए प्रतिबद्धता 2000 वैश्विक आर्थिक विषमता की बात करता है, समावेशी विकास पर जोर देने की बात करता है। तो इस तरीके से वैश्विक दक्षिणी आवाज बनता है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है भारत। इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है, जहां पर सतत विकास, समावेशी विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा, विविधता में एकता की बात करता है। तो इस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानता है। इसी पर एक प्रश्न 69 में बना दी, इसी लाइन पर। तो इसी को एलिब्रेट कर देना, इसी को और भी एक्सचेंज रूप से अपने डाटा को क्या करना है, बढ़ाकर 38 नंबर वाले प्रश्न में क्या करना है, उत्तर दे देना। हर कोई एक टॉपिक को क्या करना है, अच्छे से व्याख्या कर देना है, कुछ डाटा फैक्ट डाल देना है ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर कर सके। क्लियर है। इसी तरीके से जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण पर बात करता है, डिजिटल तकनीक समावेशन की बात करता है, वैश्विक स्वास्थ्य, बहुपक्षीय सुधार की वकालत करता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI डेटा सुरक्षा की बात करता है, द्विपक्षीय वार्ता की बात करता है। तो भारत के हित बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके संदर्भ समझने की आवश्यकता है। भारत के लिए लाभ क्या होगा, इससे इतना कर लेने के बाद लाभ क्या होगा, अपनी वैश्विक नेतृत्व की स्थिति को और मजबूत करेगा ताकि UN जैसी संस्था में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो USCCSC है, ऐसी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भूमिका बढ़ सके, उसकी दबदबा बढ़ सके, किसी रेजोल्यूशन को वो लाए तो वैश्विक मंच पर उसका तोती बोल सके। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। वैश्विक पावर बन सके, सॉफ्ट पावर की दिशा से विकास मॉडल प्रस्तुत कर सके दुनिया को। अभी हाल ही में चर्चा हुआ रहा था ना, जब यूक्रेन का मामला था और इजराइल का मामला इधर चल रहा था, तो भारत के प्रधानमंत्री लगातार क्या बोल रहे थे, अभी युद्ध का समय नहीं है, अभी क्या का समय है,
बुध का समय है। अभी हाल ही में मैंने उस टॉपिक पर चर्चा किया, तो इसी तरीके से सॉफ्ट पावर के बारे में मैंने चर्चा किया था। आप जाके देखिए तो सही, डीएनए में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है। केवल आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, केवल आप लोगों को क्या चाहिए, केवल इन सब चीज़ों पर विश्लेषित चर्चा करनी चाहिए। जब इस तरीके से आप तैयारी करते हैं तो आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे। इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। वहीं भारत क्या करे, भारत को क्या लाभ होगा इसके अतिरिक्त, भारत डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकी में वैश्विक स्वीकृति को बढ़ाएगा। वहीं G20 शिखर सम्मेलन जो 2024 हुआ, वहाँ पर वैश्विक मुद्दों को सुलझाने की सक्रिय भूमिका का निभाया और अपने विकासशील देशों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को, जैसे ग्लोबल साउथ के मुद्दे को उठाता है बार बार भारत, कैसे विकासशील अपने हितों को सुरक्षित करे, इन सब सारे मुद्दों पर भारत का पक्ष होता हुआ दिखता है। वहीं भारतीय दृष्टिकोण से एक न्याय संगत, टिकाऊ और समावेशी विश्व के निर्माण में सहायक साबित। वहीं देखिए वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है इसी संदर्भ में, तो इसे समझने की आवश्यकता है। भारत के लाभ क्या होंगे, तो भारत के हित और लाभ इसी तरीके से होते हैं। अब प्रासंगिकता G20 शिखर सम्मेलन की तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रासंगिकता के तौर पर देखा जाता है। जब हम बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की, तो जब रियो की जब हम बात करते हैं, उसके घोषणा पत्र की बात करते हैं, वहां पर ध्यान रखिएगा कि न केवल यह आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए केंद्रित था, बल्कि वैश्विक चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल समावेशन, सतत विकास संबोधित करने से प्रासंगिक रहा था। इन सारे मुद्दों को क्या करता है, समावेशित करने की बात करता है। इस तरीके से उसकी प्रासंगिकता अगले साल, अगले वर्षों, अगले कई वर्षों तक बना रहेगा। इसी मुद्दे पर वो अगले जो शिखर सम्मेलन होगा, आपको इसका दक्षिण अफ्रीका, वहाँ भी इन सभी मुद्दों को ध्यान में रख के मुद्दे विषय बनाए जाएंगे, जिसके बाद पूरा संपूर्ण विश्व इस पर सोचने पर, इस पर काम करने, इसे नीतिगत फैसले बनाने पर कार्य करेगा। इस तरीके से इसकी प्रासंगिकता है। तो यहीं पर हम वैश्विक प्रासंगिकता की बात करते हैं, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात करता है। तो कैसे हम विभिन्न संस्थाओं का सहयोग बढ़ा सकते हैं। वैश्विक जो हम बात करें, वैश्विक दक्षिण का आवाज महत्व देता है। जैसे ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं, उसकी चिंताओं को रेखांकित करेगा। कर्ज राहत और सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा को लेकर बात करेगा। जलवायु परिवर्तन, सतत विकास के मुद्दों को लिए प्रासंगिक पक्ष देता है। डिजिटल समावेशन, एआई की बात करता है। आर्थिक सुधार, व्यापार की बात करता है। इस मुद्दे पर सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, ताकि आप एक समझ विकसित कर सके कि G20 शिखर सम्मेलन एक सम्मेलन मात्र नहीं है, वो विभिन्न देशों का एक संगठन मात्र नहीं है। यह विश्व के संपूर्ण देशों के संदर्भ में अपनी बातों को रखने के लिए, अपने द्विपक्षीय संबंधों को स्थापित करने का एक मंच मात्र नहीं है। यह वैश्विक रूप से हमें संकल्प को पूरा करने का मत देता है। जहाँ पर विश्व में जितने भी जीव है, वो निर्जीव वस्तुएं हैं, उसके संदर्भ में रक्षा करने की तकनीक देता है। इस तरीके से मंचों का जब प्रयोग आप करते हैं, तो क्या होता है, हम विश्व में एक बेहतर संगठन, बेहतर विश्व के निर्माण में प्रथम सीढ़ी को चढ़ते हैं। तो आपको ये समझना, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ के आपको आगे बढ़नी होगी। जब तक नहीं बढ़िएगा, जब तक नहीं समझिएगा, जब तक इसको बार बार लिखने का प्रयास नहीं कीजिए, तो आप एक बेहतर कैंडिडेट नहीं हो पाइएगा। और ये बहुत आसान है। अगर इसी टॉपिक को बार बार, 2 बार देख लिए, वीडियो देख लिए, 2 बार इसका माइक्रो नोट्स बना लिए, 2 बार इसको रिवीजन कर लिए, तो आप अच्छे तरीके से हो। डेली एक टॉपिक कीजिए, डेली एक टॉपिक कीजिए, 2 टॉपिक कीजिए, जितना आपकी यथाशक्ति उसको कीजिए, और इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो अच्छे तरीके से आप कवर कीजिएगा। अब देखिए भारतीय दृष्टिकोण से इसकी प्रासंगिकता क्या है। G20 शिखर सम्मेलन की वैश्विक मंच में भारत की भूमिका बढ़ता है, डिजिटल और हरित पहल को बढ़ावा देता है। इस तरीके से आप क्या होते हैं, भारत में एजेंडे तय होते हैं। G20 शिखर सम्मेलन और ग्लोबल साउथ का मुद्दा क्या है, तो यहाँ पर देखिए समृद्ध जो विकासशील देश है, निम्न आय वाले, और ग्लोबल साउथ का मुद्दा मैं लगातार बता रखा हूँ डीएनए में, आपको इसकी चर्चा वहाँ हो चुकी है। अब इस तरीके से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अफ्रीकी जैसे देशों में क्या होता है कि हम एजेंडा, वैश्विक एजेंडा तय करते हैं, वहाँ ठोस कदम उठाने की बात करते हैं। आर्थिक असमानता और कर संकट का जो समस्या उसको दूर करने, वहीं G20 का योगदान क्या है, कर्ज राहत पहल, जो डेप्ट रिलीफ इनिशिएटिव, उसको मजबूत जोड़ देते हैं। वही IMF जैसी संस्थाओं में सुधार और फंडिंग की बात करते हैं, लगातार उसमें सुधार हो, समावेशी हो, या कुछ खास देशों का प्रतिनिधित्व न करने लगे, इसकी बात हम लोग करते हैं। विकासशील और विकसित देश मिलकर करते हैं। इन सारे मुद्दों को समझने की आवश्यकता। जलवायु परिवर्तन और जलवायु वित्त की हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं जलवायु, जो ग्लोबल साउथ है, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर लगातार चिंता का विषय है। तो कई देश डूब जाने की बातें की जाती है। विकसित देशों के द्वारा 100 बिलियन अमेरिकी वित्त, 100 बिलियन जो जलवायु वित्त अभी तक पूरा ना हो सका, इस पर चिंता का विषय बना। हालांकि इस बार कोप जो अबू धाबी हुआ था, वहाँ पर कुछ इनिशिएटिव लिया गया था, पर उसके विकासशील राष्ट्रों के द्वारा क्या किया गया, विरोध कर दिया, क्योंकि वो समायोजित, न्यायपूर्ण और समावेशी वित्त प्रबंधन नहीं था। इस तरीके को समझिएगा। अब वहीं G20 का योगदान क्या होता है इस संदर्भ में, तो जलवायु वित्त देने के लिए, प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए दबाव डालता है, हरित ऊर्जा के निवेश और ग्लोबल साउथ के स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर सहमति बनाता है। तो इस तरीके से इसका योगदान बढ़ जाता है। वहीं भूखमरी और खाद्य सुरक्षा की बात करता है। विकासशील देश और खाद्य असुरक्षा की लगातार बात हो, जैसे अफ्रीकन कंट्री में देखते हैं अभी भी खाद्य सामग्री वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, पौष्टिक आहार नहीं भी। हाल ही में मैंने पोषण युक्त की बात की थी, 2 या 3 दिन पहले ही वीडियो में मैंने बात की है पोषण युक्त। भारत में गरीबी तो कम हुई है,
गरीबों की संख्या कम हुई है, पर पोषण का स्तर में कमी नहीं है, पोषण के स्तर में बड़ी वृद्धि नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ी समस्या है किसी भी देश के लिए। तो इस समस्या को निदान करने के लिए क्या आपको करने की आवश्यकता है, क्या नहीं करने, सरकार नीतियाँ कैसे लाएगी, इसके लिए मंच पर इसकी चर्चा होती है। विभिन्न देशों के जो नवाचारी लोग हैं, इनिशिएटिव लोग हैं, वो चर्चा करते हैं। अभी जो इस फील्ड के बेहतर प्रबंधन करने वाले लोग उसको चर्चा करते। तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बात करता है, वहाँ पर देखिए सतत कृषि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की बात होती है। गरीब देशों में खाद्य सहायता, आपदा प्रबंधन तंत्र की बात करता है, सशक्त बात करता है। तो इस तरीके से हम इस मंच का प्रयोग इस तरीके से प्रासंगिकता के तौर पर करते हैं। डिजिटल डिवाइस की बात करता है, ग्लोबल साउथ की, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डीपीआई की बात करता है वैश्विक स्तर पर। डिजिटल समेसन, लैंगिक डिजिटल विभाजन की बात करता है। भारत इसी में यूपीआई का कॉन्सेप्ट विश्व को दे दिया, फ्री में एंजॉय करो, सभी लोग अपना पैसा ट्रांसफर करो, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट दिए ना। तो भारत के इस यूपीआई सिस्टम को विभिन्न देशों ने अपनाया, गरीब देशों ने अपना रहा है। गरीब जो अभी उस प्रकार के प्रौद्योगिकी को सक्षम नहीं कर पाते पैसे लेने देने में, नहीं तो पहले वीज़ा और मास्टर कार्ड तो हमें लूट लूट के अपने 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 जो बुर्जुआ जो वर्ग है वो क्या किया, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रखा है। आपको समझने की आवश्यकता होगी किस प्रकार के कॉन्सेप्ट को यह G20 शिखर सम्मेलन अपने मंचों पर लेकर। वैश्विक शासन की बात करें तो वहीं ग्लोबल साउथ देशों में संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व नहीं करता। वहीं G20 से जो सम्मेलन का योगदान है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अन्य बहुपक्षीय संस्थानों को आवश्यक सुधार की बात करते हैं। गुटबंदियां ये लोग कर लेता है कि हाँ चलो हम और किसी को नहीं शामिल करने दे। जैसे चीन अपना वीटो डाल देता है, कभी रूस किसी मुद्दे पर वीटो डाले, कभी अमेरिका वीटो डाल दे। तो हमें क्या करना, लोकतांत्रिक परिवर्तन के दौर में, इस वैश्विक परिवर्तन के दौर में, वैश्वीकरण एलपीजी के दौर में हमें सभी राष्ट्रों को उसमें भूमिका देने की आवश्यकता होगी। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, इस संस्था पर ही सवाल उठ जाएगा। कभी याद है मैंने डीएनए में इस शब्द का प्रयोग किया था कि अगर ये संस्था समय के साथ बदलाव नहीं करता तो इसी को समाप्त कर नई संस्था बनाने की बात शुरू हो जाएगी। और नए मंच बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब भारत द्वारा सौर अलायंस बनाया गया, भारत द्वारा एक ब्रिक कैडेट अलायंस बनाया गया, इस तरीके के मंच क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि सहभागी प्रतिनिधि नहीं देता है। तो इस प्रकार के मंचों के इस तरीके से भारत जैसे देश अगर सनकेंगे, अपने प्रभुत्व स्थापित करेंगे, तो चलो एक नया संगठन बना देंगे, नए वित्त प्रबंधन दे देंगे, उसको नई तरीके से रिकॉग्नाइज करने की क्षमता दे देंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को क्या करता है कि एक प्रतिबद्ध रूप से प्रासंगिक बना देता है। इस तरीके से टेक्नोलॉजी की शिक्षा में योगदान देता है। इस तरीके की चीज़ों को समझना होगा। भारत ग्लोबल साउथ के मुद्दे पर क्या करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाओं में एक नए मॉडल को प्रस्तुत करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं के सुधार की बात करता है। G20 जो 2024 सम्मेलन हुआ था, वसुधैव कुटुंबकम के तहत बार बार ग्लोबल साउथ के मुद्दे को आवाज़ बुलंद कर रहा है। इन सारे मुद्दों के साथ भारत ग्लोबल साउथ के मुद्दे में खड़ा दिखता है, उसके बातों को चिंता व्यक्त करता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। अब विगत जो प्रश्न पूछे गए हैं 68 और 69 में देखिए, G20 शिखर जो पहले भी मैंने चर्चा कर रखा था, उसकी बात की अस्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के लिए विकासशील दुनिया के नेतृत्व, अर्थात विकासशील दुनिया किसकी, ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, ध्यान के पुनः प्राप्त करना चाहिए। क्या आपको लगता है भारत में दक्षिण विश्व, देखिए ग्लोबल साउथ के आम लक्ष्यों को खोज में एकजुट करने के लिए वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है अपनी ठोस तर्कों के आधार पर। तो इन सारे तर्कों को लिखिए जो मैंने बताया है, नहीं तो क्या होगा ना, हवाबाजियाँ करते रह जाइएगा, कंटेंट की कमी रह जाएगी, रीज़न उसके पीछे उस एस्पेक्ट से चीज़ों को समझने का प्रयास ही नहीं करते। क्योंकि 1 घंटे का वीडियो होता है, आप लोगों को चाहिए 20 मिनट में फटाफट चीज़ों को समझने का, तो 20 मिनट से समाधान नहीं निकलेगा, वो पीटी निकाला जा सकता है। मेंस के लिए आपको 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो देखना पड़ेगा, उसके नए कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उसके आधार को समझना, तभी जाके चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। और उस पर बार बार रिविजन करने की आवश्यकता क्यों नहीं होगा, ये समझिए। आप आज प्रश्न पूछिए मुझसे, क्यों नहीं बीपीएससी निकलेगा, क्यों नहीं मुझसे यूपीएससी निकलेगा, क्यों नहीं मुझसे पीटी निकलेगा, क्यों नहीं मुझसे मेंस निकलेगा, क्यों नहीं मुझसे इंटरव्यू निकलेगा। इस क्यों को ढूंढिए, और जितने बार ढूंढिएगा उतना अधिक सरल आसान तरीके आपके पास आएंगे। क्लियर है, उससे समझिएगा। वहीं हम बात करेंगे जो 69 में प्रश्न पूछे गए थे, यह कैसे प्रतिबंध G20 शिखर नेतृत्व वसुधैव कुटुंबकम। अभी मैंने वसुधैव कुटुंबकम 2 स्वरूप बताया, वसुधैव कुटुंबकम का आधार क्या है और इसकी प्रासंगिकता कैसे है, ग्लोबल साउथ में ये कैसे वसुधैव कुटुंबकम को साथ में लेकर चलता है। इन सारे एस्पेक्ट को इस प्रश्न के साथ आप ऐड करके कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिकों को बेहतर तरीके से आपने समझा होगा, सिलेबस कैसे कवर करना है, कैसे हमें बेहतर तरीके से अपनी रणनीति को तैयार करनी है, और कैसे हमें अधिकतम 310 नंबर में अधिकतम अंक प्राप्त करने हैं। और यह अधिकतम अंक कुछ रणनीति के साथ होती है, मैं लगातार सैटरडे को आपको, प्रत्येक सैटरडे को
जो आपको महत्वपूर्ण आईआर के टॉपिक है, करंट के टॉपिक है, आपको मैं कवर कराऊंगा जिससे आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। और बहुत आसान तरीके से आपका जो 600 नंबर जीएस का है उसमें अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। इसी को फिर 300 अगर जीए ऐसे में यूज़ करिएगा, ऐसे के पार्ट में डाटा एनालिसिस करवाइएगा तो और अधिक अंक प्राप्त होंगे। बशर्ते उसके लिए आपको हमसे जुड़कर काम करने का और हम पर विश्वास करने। नई टीम है, नई ऊर्जा है, नई क्षमता है। क्लियर है? हम लोग उस स्ट्रीम लेवल पर जाके काम कर सकते हैं। नहीं सीखिए, सिखा देंगे गूगल मीट के माध्यम से। कभी भी 24 आवर हमें कॉल बैक कीजिएगा। इस प्रकार के चीज़ों को कैरी करने के लिए हम लोग अवेलेबल होंगे। इस चीज़ को समझिएगा। हाँ, बड़ी संस्थाओं के पास आप बिल्कुल जाइए, कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ पर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। पर आप जब बेसिक चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे लिख पाइएगा? सोच के देखिएगा। आप 2 मिनट सोचिए, क्यों युक्ति आईएएस, क्यों? जब क्यों का सवाल ढूंढने लगिएगा तो आपके पास सारे आगे के रोड मैप तैयार मिलेंगे। और ये ऐसा नहीं 90 डे में मैं आप लोगों को क्या, हमारी टीम क्या दे रही है, आपको खुद पता चल जाएगा 90 डे में। वो हम आपको आइडियाज़ दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन होने की टेक्निक डेवलप कर पाएंगे। जाइए, क्रिप्स नोट्स मैंने आप लोगों को दिया है, जाके पूरा इंडिया के किसी भी कंटेंट से, किसी भी जो कोचिंग संस्थान है, किसी भी मटेरियल जो उपलब्ध कराता है मैगजीन या इस प्रकार के सोर्स से, जाके मिला के देखिए। जिस प्रकार के डाइवर्सिटी वाले नोट्स आपको मैंने उपलब्ध कराया किसी के पास उपलब्ध नहीं होगा। हाँ, जो ज्ञान क्षमता मैंने सीखा है अपने अध्ययन अध्यापन में, वो मैं आपको पूरी तरह उधेल के दे रहा हूँ, ताकि आप जो चीज़ें एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा चुके, जो पूछे जाने की संभावना, उसको तैयार करके जाए। ताकि आप है ना, एक जब इंटरव्यू बोर्ड में बैठे ना तो इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर बोले, यार तुम अब तक कहाँ थे। इस चीज़ को समझिए। और ये तभी होगा जब इन सब चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से चीज़ों को कवर कीजिएगा। तो चलिए, फिर उम्मीद करते हैं, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अपने अपने शेड्यूल के साथ। कल टेस्ट है, टेस्ट सबके लिए फ्री होगा। कल पहला टेस्ट है तो सबके लिए कल फ्री होगा। तो कल सभी लोग टेस्ट दीजिए, देखते हैं कितनी क्षमताओं के साथ आप बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं और उसमें हम कितने बेहतर तरीके से अपनी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं और एक सफलता प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम इंटरव्यू तक बातें करते रहेंगे लगातार, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। सभी की सिलेक्शन की दुआ करेंगे। चलिए, फिर हमारी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।